NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 12 जो ओल्ड NIOS ज्योग्राफी की बुक है 316 ओल्ड, उसका जो चैप्टर 12 है उसमें से एक टॉपिक है प्रेसिपिटेशन। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर ही जाओगे अगर आपको अच्छी लगती वीडियो, अदरवाइज़ तो आप जानते ही हो क्या करना है। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको नहीं पसंद आती ना तो आप मुझे बता भी दीजिए कि क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, सो दैट कि मुझे थोड़ा सा हेल्प हो सके कि हाँ ये चीज़ मेरी वीडियो में मिसिंग है और आपको पढ़ने में आसानी नहीं हो रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट थिंग कि आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है ना, वो 2023-2024 में जिसने अभी एडमिशन लिया लाइक जून में, और जिन्होंने एडमिशन लिया है और जिनके पेपर जो है एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर 2024 में जो है वो कब होने वाले हैं, अप्रैल में और अक्टूबर में जिनके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो उनको जो है ना न्यू जो उनकी बुक है ज्योग्राफी की, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, सिलेबस भी नया बन चुका है। लाइक जो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे, MCQ जो आएंगे आपके पेपर में, उनके जो चैप्टर्स हैं वो अलग दे रखे हैं। TMA जो यानी जितने भी असाइनमेंट आपको बनाने हैं उनके जो चैप्टर्स हैं वो अलग दे रखे हैं, और जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो अलग दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ज्योग्राफी की। देखिए, ओल्ड जो मैंने आपको चैप्टर कवर करवाए हैं, 12 तक मैंने आपको चैप्टर कवर करा दिए हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टॉपिक जो है वो सारे सेम ही हैं। कुछ टॉपिक्स को मर्ज कर एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा, टॉपिक को फाइंड आउट करके एक थंबनेल क्रिएट कर दूंगा, सो दैट कि आपको जो नए बच्चे हैं ना उनको फाइंड आउट करने में ईजी पड़ जाए थोड़ा सा। ठीक है, और थंबनेल बनाकर सारी वीडियो को एक साथ ला कर रख दूंगा। ठीक है, सो दैट कि चैप्टर वाइज आप इजीली फाइंड आउट कर सको कौन सी जो वीडियो है किस चैप्टर से रिलेटेड है और कौन कौन सा टॉपिक इसमें मिलेगा। ठीक है, तो वो उससे जो है ना आपको थोड़ी सी आसानी पड़ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो आपका चैप्टर 9 है, नेक्स्ट जो आपकी बुक आई है, ठीक है, नई जो बुक आई है उसमें चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 25 तक मैंने कवर करा दिया। बाकी जो 9 से पहले हैं वो सारे के सारे जो ओल्ड बुक है ना आपकी ज्योग्राफी की, उसमें चैप्टर 12 तक कवर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। ठीक है, और आपको ईजी भी पड़ जाएगा फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। इजी टर्म है बहुत ज़्यादा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। सिंपली अगर हम बात करें, प्रेसिपिटेशन काफ़ी फॉर्म में होता है, वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्रेसिपिटेशन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी अर्थ पर। क्यों क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तरीके से जो ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन यही नहीं, प्रेसिपिटेशन आपने सुना होगा कि जो बारिश होती है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या कहीं भी किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं, तो एक जगह पर बारिश हो रही होती है, दूसरी जगह पर नहीं हो रही होती है। लाइक अगर आप किसी लाइक मान लीजिए इंदौर में रह रहे हैं, आप इंदौर में रह रहे हैं और इंदौर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में एक बारिश हो रही है मगर दूसरे हिस्से में बारिश नहीं हो रही है। अगर अब देखेंगे कि उसमें बारिश में प्रेसिपिटेशन में 2-2 किलोमीटर का 100-100 मीटर का भी फासला होता है। कभी कभी एक छोटे से स्थान पर भी बारिश हो रही होती है बट उसके आसपास बारिश नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारे यहाँ पर हमारी अर्थ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अनइवन तरीके से हर जगह अलग अलग तरीके की बारिश होती है। अब देखिए, जो माउंटेन्स होते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी, मैंने आपको पीछे ही बताया था चैप्टर्स में कि whenever we start moving away from the crust of the earth into the atmosphere, तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, जब हम पहाड़ पर ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्म क्या होता है, स्नोफॉल। ठीक है, वहीं पर जब भी हम क्या करेंगे, ये अर्थ है,
ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ से इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म है ना वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई हमें दिखाई देने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन पर क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन पर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर होगा। ठीक है, वहीं पर जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, वो जो प्रेसिपिटेशन होगा इन जगहों पर वो कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में होगा, स्नो के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वेरिएशंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं काफ़ी इत्मीनान से डिटेल में। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगा आज इस वीडियो में। फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, सेकंड इज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। वी विल रीड और वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर इन केस आपको कोई भी क्वेरी होती है कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। द ईजीएस्ट वे दैट यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब, दैट इज़ द वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी इशू, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर भी। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ मीडियम टू कांटेक्ट मी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करा गया है कि प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज वाटर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स फॉलिंग टू द अर्थ। ठीक है, अब ये जो होता है ये कंडेंसेशन, ये जो कंडेंसेशन है लास्ट पार्ट में हमने कंडेंसेशन पढ़ लिया था ना। अब कंडेंसेशन क्या होता है, आई थिंक आई डू नॉट नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। ठीक है, थॉरोली हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब कंडेंसेशन से क्या होता है, जो कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है, अब आपको तो पता है कि जो वेपर है वो हवा में उठकर ऊपर जाता है। ठीक है, और जो हवा में उठकर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के साथ साथ उसकी जो डेंसिटी वो इंक्रीज़ होती है, फिर वहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, फिर वहाँ पर वो जो वाटर वेपर होती हैं वो पानी का रूप ले लेती हैं, ड्रॉपलेट का रूप ले लेती हैं, फिर वो धीरे धीरे वर्षा होने लग जाती है। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन कंटिन्यूस कंडेंसेशन इन द बॉडी ऑफ एयर हेल्प्स वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल टू ग्रो इन साइज एंड वेट दैट द एयर कैन नॉट होल्ड दैम। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पीछे ही बता दिया था। ठीक है, कि प्रेसिपिटेशन क्या है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, मगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितने प्रकार की प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन देखिए वाटर में भी हो सकती है, आइस में भी हो सकती है, और फ्लिक्स में भी हो सकती है, और सॉलिड आइस में भी हो सकती है। ठीक है, ये 4 फॉर्म है, और भी काफ़ी प्रकार की होती हैं। कभी कभी तो 2-2 3-3 एक साथ ही पड़ जाए, जैसे ड्रॉपलेट्स और वाटर। ठीक है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और हेल दोनों एक साथ पड़ जाती हैं। और कभी कभी जो है ना सिंगल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हमें देखने के लिए, लाइक स्नो, हेल, या फिर कोई भी स्लीट हो गया, या फिर वाटर ड्रॉपलेट हो गया, या ड्रेजिंग बोल देंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपको देखिए रेनफॉल अगर आपको ना पता हो ना, ये बहुत दुख की बात है भाई साहब। अगर आपने आज तक ये नाम नहीं सुना हुआ कि कितने प्रकार की फॉर्म होती है, वो मतलब प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश कितने प्रकार की होती है। बारिश देखिए, बर्फ़बारी भी होती है, मोटे मोटे गोले भी पड़ते हैं, जिन्हें हम हमारी भाषा में अगर छोटे छोटे पड़ते हैं किसी एरिया में तो उनको ओले बोल देते हैं। या फिर जब इंग्लिश में अगर मोटे मोटे गोले होते हैं जिनका साइज़ मोटा होता है उनको बोलते हैं हेल। ठीक है, ओले बोल देते हैं। हमारी कोलिकल भाषा में जो नॉर्दर्न इंडिया में ओले ही बोलते हैं शायद। ठीक है, ओले ही बोलते हैं। और स्नो यानी बर्फ़ पड़ रही है, या फिर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलती हैं। कभी कभी झरना भी पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है बारिश का, कंडेंसेशन कहाँ पर हुई है, और जहाँ पर कंडेंसेशन हुई है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं जब प्रेसिपिटेशन होता है। लाइक अगर मैं बताऊँ आपको, 1 मिनट रुकिए, अगर जस्ट अ सेकेंड, है ना। ठीक है, मेरे पास तो कोई अर्थ भी नहीं है, चलिए ये ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब मानकर चलिए ये इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पर जो बारिश होगी, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, लाइक नॉर्मल से ही मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मल से ही मान लीजिए। और ये जो ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी होता है, ITCZ। क्या होता है मैंने पीछे बता रखा है, पीछे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा जाकर। ठीक है, ITCZ जोन भी होता है। अब ये ITCZ जोन जो होता है, इसमें जो है ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड विंड्स आकर जो है ना कन्वर्ज होती हैं।
और जब कन्वर्ज होती हैं तो यहाँ पर जो है ना एक तरीके से अपवर्ड मूवमेंट होती है एयर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हैवी रेन हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब यहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है। जब यहाँ का टेम्परेचर अच्छा खासा मतलब जो है ना मतलब अच्छा खासा इस तरीके से कि गर्मी रहती है, ठीक है, गर्मी रहती है, तो यहाँ पर जो है क्या बर्फ़बारी होगी क्या ऊपर जाने के बाद? नहीं, यहाँ पर वर्षा ही होगी, ठीक है। मगर यहाँ से जो विंड ब्लो करती है ना, जो यहाँ से इक्वेटोरियल रीजन से जो विंड ब्लो करती हैं पोल्स की तरफ, यानी पोलवर्ड जब विंड ब्लो करती है तो वो यहाँ से यानी इक्वेटोरियल रीजन से क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है ना उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। जब वो विंड यहाँ पर जाकर बारिश करवाती है ना, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है धरती का कॉन्टिनेंट का जो टेम्परेचर रहता है, यानी ये देख सकते हैं आप, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ये पोल रीजन है, तो पोल में तो ठंडी ठंडी हवाएं बहेंगी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर भी ठंडा है, ठीक है। तो ऊपर जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगी ना, तो वो डायरेक्टली किसमें होगी, वो सीधी वाटर वेपराइजेशन से सीधी किसमें होगी स्नो में, ठीक है। मोटे मोटे क्रिस्टल फॉर्म होंगे, यानी क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। सॉलिड फॉर्म डायरेक्टली वेपर टू सॉलिड फॉर्मेशन होगा। मगर यही नहीं, मिक्स फॉर्म भी हो सकती है, वेपर टू वाटर हो सकता है, वाटर टू सॉलिड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो होता है रीजन का वो भी मैटर करता है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो किस प्रकार की होने वाली है, ठीक है। और मेथड ऑफ फॉर्मेशन भी समझ में आ गया आपको बात? चलें आगे, चलिए। अब यहाँ पर काफ़ी प्रकार का प्रेसिपिटेशन होता है, जिसे बोलते हैं हम ड्रिजल या रेनफॉल। अगर आपको ये नहीं पता, बहुत दुख की बात है भाई कि रेनफॉल नहीं पता आपको क्या बोलते हैं। अगर जो बूंदों का साइज़ है यानी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज़ जो है विद इन द डायमीटर ऑफ 0.5 mm है, तो उसको बोलते हैं ड्रिजल या फिर रेनफॉल, ठीक है। अगर स्नोफॉल जो है, स्नोफॉल कब होती है? जब कंडेंसेशन जो होता है ना वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से हो, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा? -0 डिग्री, उससे नीचे ऊपर अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो वहाँ पर स्नोफॉल ही होगी डायरेक्टली, ठीक है। यानी कंडेंसेशन बादल में हो रहा है और वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो है वो -0 डिग्री से नीचे है, तो वहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, कंडेंसेशन वेपर से क्या होगा, फिर सीधे स्नोफॉल में, यानी आइस क्रिस्टल्स में, ठीक है। टाइनी आइस क्रिस्टल हो जाएंगे, फिर वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्लीट भी एक तरीके से फ्रोजन रेन होती है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इट यूजुअली कंबाइन द स्मॉल आइस बॉल्स एंड राइन, ठीक है, छोटी स्मॉल आइस बॉल्स लाइक दिस, ठीक है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर, ठीक है, आप आसानी से देख पा रहे हैं। और ये इसे बोलते हैं हेल, देखिए मोटे मोटे ओले, ठीक है, और ये छोटे छोटे ओले, ठीक है। चलिए, हेल यहाँ पर जिनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 5 से 50 मिलीमीटर तक के बीच में होता है। और जब ये टाँट पर लगते हैं, यानी खोपड़े पर लगते हैं, यानी सिर पर लगते हैं, यानी स्कल पर लगते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। तो जब ये सिर पर लगते हैं ना हमारे, लाइक फिर तो जो वो क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते हैं टंटोला, हाँ टंटोला हमारी कोलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं टंटोला। वैसे तो कुछ बोलते हैं कि एक तरीके से पहाड़ से सिर में उग जाता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, सूज जाता है सिर का, स्कल का वो पोर्शन सूज जाता है और खून भी निकल जाता है, कभी कभी सिर फूट जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करें 3 इंपॉर्टेंट वे होते हैं जिसमें हम प्रेसिपिटेशन को देख सकते हैं कि कितने प्रकार का प्रेसिपिटेशन होता है। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें तो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। अब जो दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा तीसरा, कन्वर्जेंस और साइक्लोनिक रेनफॉल। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपकी जो बुक है उसमें काफ़ी आसान तरीके से समझा रखा है, बट यू नीड समवन टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ओके। सो आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू, ठीक है। आई एम लेटिंग यू नो एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर। तो यहाँ पर देखिए, एक्सेसिव हीटिंग होती है, ये ज़्यादातर जो कन्वेक्शन और रेनफॉल होता है ना, ये इक्वेटोरियल रीजन में, यानी इक्वेटोरियल वेट रीजन में होता है। अब हम देख लेते हैं इक्वेटोरियल वेट रीजन सबसे पहले, ठीक है। चलिए, ये पहुंच गए हम यहाँ पर। टेम्परेट रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये बारिश होती है, यहाँ पर हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर हीटिंग होगी वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, जहाँ पर इवेपोरेशन होगा वहाँ पर कंडेंसेशन भी बहुत होगा, जब वहाँ पर कंडेंसेशन होगा तो फिर वहाँ पर बारिश भी होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बता रखी हैं, पीछे वाले पार्ट में, ठीक है, कि कैसे कैसे होती कैसे नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए,
कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, ठीक है, जहाँ पर अर्थ की जो सरफेस होती है काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है। देखिए यहाँ पर जो वाटर जो होता है ना वो कहाँ से आता है, इवेपोरेशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, समुद्र में से। और जितना धरती पर यानी लैंड वाटर है ना, सरफेस वाटर जितना भी है, सरफेस वाटर जितना भी है वहाँ पर इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन के बाद सीधा पानी ऊपर जाता है हवा में उड़कर, ठीक है। हवा में उड़ने के बाद ऊपर जाकर कंडेंसेशन हो जाती है। कैसे होती है वो पीछे बता रखा है, ठीक है, एक बार देख जरूर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो कंडेंसेशन के बाद बारिश हो जाती है, ठीक है। वो कहाँ कैसे होती है, क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब ये जो करंट होती हैं ये लिफ्ट वार्म मॉइस्ट एयर टू द हायर स्ट्रेटा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप समझिए, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, मैंने आपको मुँह ज़बानी सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ओरोग्राफिक, इट्स वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन, यही वाला चित्र है जो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कंडेंसेशन के जब मैं पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। चलें आगे, चलिए। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, देखिए ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल जब जो समुद्र के ऊपर, लाइक मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब देखिए मानकर चलिए कि ये जो ना समुद्र है, इसे मैं नीला कलर का बनाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, नीले कलर का बनाता हूँ, ये समुद्र है, ठीक है। अब मैं पहाड़ बनाता हूँ काले कलर का, ठीक है। अब मानकर चलिए पहाड़ है, ठीक है। अब छोटा बनाता हूँ पहाड़, ठीक है, ये मानकर चलिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब मानकर चलिए कि जो इवेपोरेशन यहाँ से हुई, इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत है, लाइक ये माउंट एवरेस्ट है या फिर एंडीज़ या फिर रॉकीज़ है, ठीक है। ये कहाँ पड़ते हैं, अगर आपने मैप की जो सीरीज़ है वो नहीं देखी है ना, वर्ल्ड मैप की सीरीज़, आप उसको ज़रूर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं ना वो मैप से भी बनते हैं, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो आपसे पूछे जाएंगे ना वो मैप से भी बनेंगे। तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ऑल दोज लोकेशंस विच आर रियली इंपॉर्टेंट टू कंसीडर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो यू मस्ट वॉच ऑल दोज वीडियोज विच आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी, ठीक है। उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अब मानकर चलिए यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, जस्ट सेकेंड, ये कहाँ चला गया पहाड़ कहाँ चला गया भाई, बुलाओ से, ये मानकर चलिए पहाड़ है, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इवेपोरेशन हो रहा है, ये पानी जो है ना ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मतलब अच्छी खासी इसकी हाइट है, यहाँ पर जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया और यहाँ पर जाकर जो वेपर था, वेपर बदलकर वाटर की ड्रॉपलेट इसने ले लिया, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट बन चुकी हैं। अब ये जो है ना आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा धीरे 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 धीरे, जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है ना ये आगे बढ़ता है, फिर जब ये यहाँ पर जाएगा ना ये फिर ऊपर उठने की कोशिश करेगा यूँ, फिर ये धीरे धीरे इससे भी टकराएगा, जब इससे टकराएगा ना, इस पहाड़ से टकराएगा तो ये कंप्रेस होगा, यानी इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगा। फिर जब एक कपड़े को जब आप उसमें पानी भरा उसे निचोड़ते हैं, कंप्रेस करते हैं तो उसमें से पानी निचोड़ कर नीचे आता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर बारिश होनी चालू हो जाएगी तुरंत ही, ठीक है। बहुत मूसलाधार बारिश होगी, डाउनपोर बहुत ज़्यादा होगा, डाउनपोर, ठीक है। उस डाउनपोर को बोल देंगे हम क्या, उस डाउनपोर को क्या बोलेंगे, लेट्स सी, एक मिनट रुकिए, ये कहाँ चले जाते हैं सारे के सारे, एक मिनट रुकिए बस, ये देखिए उस डाउनपोर को बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। विंडवर्ड साइड, यानी विंड की मूवमेंट इस तरफ है और यहीं पर जो बादल है वो ऊपर उठते हैं, ये बादल का जो ऊपर उठना है ना वो विंड की वजह से ही है, क्योंकि विंड तो एक जगह से दूसरी जगह भाई वो चलेगी ही, हवा तो चलती है, ठीक है, फ्लो करेगी। अब जो हवा जो चल रही है उसकी वजह से बादलों का भी मूवमेंट होगा, ठीक है। अब जब बादल इससे टकराएंगे ना और कंप्रेस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, एक डाउनपोर स्टार्ट हो जाएगा, यानी मूसलाधार बारिश, तगड़ी बारिश, तड़ाके की बारिश, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। बट क्या होगा, जब ये बादल जो है यहाँ पर बारिश कराने के बाद, अब इनमें पानी की मात्रा, पहले इनमें पानी की मात्रा 2 किलो थी, ठीक है, बारिश करा दी इन्होंने तकरीबन 1.8 kg बारिश करा दी है, ठीक है, 8 kg बारिश करा दी। अब इनमें पानी की मात्रा कितनी बची भाई, कितनी बची, 0.2 kg, 0.2 kg बारिश पानी की मात्रा बची ना। अब ये 0.2 kg जो है ना यहाँ पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बारिश होगी, नहीं बारिश होगी ना, बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। मैं थोड़ी बहुत पड़ गई तो पड़ गई, नहीं पड़ी तो ना सही, ठीक है। अब इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं, पहाड़ के पीछे वाले एरिया को रेन शैडो एरिया, ठीक है, जहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ती है। और हमेशा ओरोग्राफिक जो साइड होगी ना,
ओरोग्राफिक जो साइड होगी वहाँ पर तो हरियाली रहेगी, मगर ज़्यादातर आपको अगर रेगिस्तान वगैरह यानी जो डेजर्ट वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे वो पहाड़ के दूसरी तरफ ही देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती, स्कैंटी बारिश होती है। अब देखिए यहाँ पर आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा था, दैट इज़ द चेरापूंजी। चेरापूंजी में जो मेघालय में एक जगह पड़ती है जहाँ पर बहुत बारिश होती है, लाइक यहाँ पर 11,777 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है, 11,777 मिलीमीटर यानी ऑलमोस्ट 463 पॉइंट समथिंग इंच, ठीक है, बारिश होती है। मगर वहीं पर मेघालय में यानी जो वर्ल्ड की जो वेटेस्ट सिटी है, वेटेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड, वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वो कहाँ पर है? हमारे इंडिया में। मौसिनराम नाम है उसका, मौसिनराम। वो कहाँ पड़ता है? मेघालय में ही पड़ता है भाई, मेघालय में। जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पर मैं आपको एकदम इत्मीनान से समझाऊंगा कि कैसे मानसून आते हैं, कैसे मेघालय में इतनी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मेघालय में जो प्लेस है ना मौसिनराम, वहाँ पर जो बारिश होती है वो तकरीबन 467 इंच बारिश होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 11,867 मिलीमीटर, 11,867 मिलीमीटर। ठीक है, इतनी बारिश होती है वहाँ पर, इतनी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब बारिश होती है ना तो मन एकदम मन खुश सा हो जाता है। और वो मेघालय वाला रीजन जो है ना, खासी हिल जो है वो प्लेट्यू रीजन है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ वहाँ पर हार्ड रॉक पाई जाती है। जब हार्ड रॉक वहाँ पर पाई जाती है तो वहाँ पर जो वाटरफॉल्स है ना वो भी बनते हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है। लेकिन सबसे बढ़िया जगह यानी मानो ना, अगर इंडिया का अगर स्वर्ग मानो तो वहीं पर है। बहुत पीस है वहाँ पर, शांति, ट्रैंक्विलिटी बहुत है। ठीक है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, अब आपका देखिए आ जाता है हमारा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें आपस में मिलना, कन्वर्ज हो रही हैं दो चीज़ें। समझ में आ रहा है आपको बात? कन्वर्ज, दो चीज़ें आपस में कन्वर्ज हो रही हैं तभी रेनफॉल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर रेनफॉल जब प्रोड्यूस होगी जब दो अलग अलग करंट्स आपस में मिलेंगी, ठीक है, कन्वर्ज होंगे। तो जब दो अलग अलग करंट आपस में मिलते हैं तो साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी होता है। ये ज़्यादातर जो कन्वर्जेंस जो रेनफॉल होता है ना वो कहाँ पर होता है? टेम्परेट रीजन में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर होता है। यहाँ पर, ये नहीं, ये यहाँ पर, ये इस वाले एरिया में, ये सारे के सारे यहाँ पर फ्रंट बनते हैं। ठीक है, ये फ्रंट हैं सारे के सारे। अभी मैं बताऊँगा फ्रंट क्या होते हैं। ठीक है, ये फ्रंट बन रहे हैं सारे के सारे। आप रीज़न देख सकते हैं इजीली आपके स्क्रीन पर जो शो हो रहे हैं। ठीक है, ये पैसिफिक वाला है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक जिसे हम बोलते थे। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है। ये एडजेसेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, मगर ये सारे के सारे टेम्परेट रीजन है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेट रीजन बोलते हैं इनको। ठीक है, हमेशा ये जो कन्वर्जेंस जो रेनफॉल होगी वो टेम्परेट रीजन में होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट जो है ना वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, फ्रंट फॉर्म होते हैं और फ्रंटल रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जस्ट सेकेंड, देखिए ये वाला इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन है। अब यहाँ पर आपको ये तो पता है कि ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना वो अपसाइड हो रही है, अपसाइड यानी जो मूवमेंट हो रहा है एयर का वो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर इक्वेटोरियल लो भी बोलते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बोली जाती है। अगर आपने प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ी ना, एक बार आप प्रेशर बेल्ट भी पढ़िएगा, जब भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनती हैं और हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बनती हैं। और ये वाला रीज़न है हाई प्रेशर बेल्ट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दबाव है वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है हवाओं का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये आकर नीचे डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों हवाएं ऊपर से भी आ रही हैं, नीचे से भी आ रही हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, तो ऊपर जा रही हैं। और यहाँ पर भी ये ऊपर है, यहाँ पर भी बारिश बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल वाले रीजन में। और ऐसे ही ये वाला रीजन जो बनता है ना, यहाँ पर भी बारिश बहुत तगड़ी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो विंड है ना वो जब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करती हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर से जो आ रही हैं, यानी इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और यहाँ पर इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, अब ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करती हैं तब ये एक बैंड हो जाती हैं और वेस्टर्लीज का रूप ले लेती हैं। वेस्टर्लीज का जब ये रूप ले लेती हैं तो अपने साथ जो है ना जो मॉइस्ट एयर है वो भी कैरी करती हैं। जब ये कैरी करती हैं तो यहाँ पर पोलर ईस्टर्लीज जन्म लेती हैं। तो पोलर ईस्टर्लीज जब जन्म लेती है तो यहाँ पर ये ठंडी हवा होती है, ये ठंडा जोन बना रही है यहाँ पर, और ये गर्म जोन बना रही है यहाँ पर। जब ठंडा गर्म आपस में मिलते हैं ना
तो एक फ्रंट तैयार होता है, फ्रंट तैयार होता है। और जब वो गर्म हवा तो ऊपर जाएगी ना ठंडी होने के लिए, कंडेंसेशन तो ऊपर जाकर होगा। जब ये ठंडी हवा, जब ये गर्म हवा ठंडे जोन से जाकर मिलेगी तो कंडेंसेशन तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। जब कंडेंसेशन तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो जाएगा तो जहाँ पर ये ठंडी हवा गर्म हवा के साथ मिल रही है ना, वहीं पर रेन चालू हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसीलिए टेम्परेट रीजन में जो है ना, हमेशा वेस्टर्न साइड में जो है ना बारिश आपको होती हुई दिखाई देने के लिए मिलेगी। जैसे कि जो एंडीज़ है, एंडीज़ कहाँ पर पड़ते हैं, एंडीज़ और रॉकीज तो आपको पता ही है कहाँ पर पड़ते हैं। एंडीज हमेशा नीचे की साइड होते हैं, दैट इज द सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, साउथ अमेरिका में, ठीक है। और रॉकीज हमें ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप, जस्ट सेकेंड, ठीक है, वहाँ पर दिखाता हूँ, वहाँ पर समझाता हूँ आपको। नहीं ये वाला भी नहीं, ये वाला, हाँ देखिए, ये देखिए, ये है एंडीज़, ठीक है, और ये है रॉकीज़, ये रॉकीज़ पर्वतमाला है। जब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इस नॉर्दर्न इस जो इक्वेटोरियल रीजन को क्रैक कर इक्वेटोरियल जो रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन को, इक्वेटोरियल रेखा को, ठीक है, इक्वेटोरियल क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा नहीं, करेक्ट, हाँ भूमध्य रेखा बोलते हैं शायद, ठीक है, उसको क्रॉस करती हैं। फिर ये जो है ना लेफ्टवर्ड यानी राइटवर्ड जो है ना टिल्ट हो जाती हैं। फिर ये जो है ना एक तरीके से वार्म करंट क्रिएट करती हैं। ये वार्म करंट है, ये वार्म करंट बना रही है। जब ये यहाँ पर टकराएंगे, इससे टकराएंगे और यहाँ पर एक तरीके से पोलर भी आ रही हैं। अब ऊपर से आ रही है, ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से पोलर विंड आ रही हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर ये एक फ्रंट बना देंगे, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं ना, जब ये वार्म फ्रंट और ये कोल्ड फ्रंट आपस में मिलते हैं तो एक तरीके से जो है कंडेंसेशन प्रोसेस तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वहीं पर बारिश होनी चालू हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमेशा जो हमें टेम्परेट रीजन में जो है ना वेस्टर्न साइड में हमें बारिश ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वार्म फ्रंट हवा यहाँ से वार्म के लिए गई, ठीक है। फिर जब ये वार्म में एंटर करी ना, जब ये यहाँ पर कोल्ड हवा यहाँ पर बह रही है, कोल्ड हवा यहाँ पर बह रही है, जब ये कोल्ड में एंटर कर गई तो यहाँ पर इसका कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होने के बाद यहीं पर बारिश चालू होगी तुरंत, तगड़ी तपड़ जितनी भी बारिश होनी थी वो हो गई, ठीक है। फिर कोल्ड एयर यहाँ पर उसने आकर एक फ्रंट बना लिया, ठीक है। फिर वार्म एयर यहाँ से आती है, फिर घूमती है, फिर बारिश होती है। ऐसे ही कर बारिश होती है भाई साहब, ऐसे ही बारिश होती है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। वार्म एयर तो जब तक उसे ठंडक नहीं मिली, कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं हो तो वो उठती जाएगी, ठीक है। यानी आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज, सॉरी डेंसिटी इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीजेज, और टेम्परेचर डिक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगी तो भाई ऊपर तो कंडेंसेशन चालू होगा ना। फिर यहाँ पर नीचे कोल्ड एयर है, यहाँ से तो कोल्ड एयर आ रही है, तो एक तरीके से वार्म फ्रंट क्रिएट हो गया। जब ये वार्म फ्रंट वाली जो एयर है, जब ये कोल्ड एयर में जाकर एंटर करेगी तो यहाँ पर बारिश होगी नहीं होगी, कंडेंसेशन होगा ना, होगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा कोल्ड फ्रंट है। जब ये पोलर वाले जो फ्रंट है उससे जाकर टकराएगी तो यहाँ पर बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है, मूसलाधार बारिश, ठीक है। इसीलिए जब भी ये सारी चीज़ें होती है ना, दो हवाएं, अलग अलग तरीके की हवाएं, ठंडी हवा और गर्म हवा जब आपस में टकराती है, तो जब ठंडी हवा गर्म हवा के साथ टकराती है ना, और गर्म हवा में जितने भी क्लाउड है और उनमें जो ना ह्यूमिडिटी है अच्छी खासी ह्यूमिडिटी, तो वहाँ पर वो कंडेंसेशन करा देती हैं, ठीक है। कंडेंसेशन जब करा देती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बारिश हो जाती है। जब भी आपके यहाँ पर तिरछी बारिश पड़े ना, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं जो है जो वार्म फ्रंट जनरेट हुआ है, ठीक है, वार्म फ्रंट जनरेट हुआ, और जहाँ पर सीधी बारिश होती है ना, वहाँ समझ लीजिए जो फ्रंट है वो कोल्ड है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलें आगे, फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं इसको, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चलें आगे, चलिए। साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं इसी को, क्योंकि ये सारे ये कहीं ना कहीं जो अलग अलग वार्म और कोल्ड करंट जब मिलती हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी क्रिएट कर देती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। क्योंकि यहाँ से वार्म एयर घूमती है, पूरी की पूरी घूम जाती है एक तरीके से, मगर वो चीज़ें हम देखेंगे नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो ज़रूरी है वो पढ़िए आप, ठीक है। ऑल दिस टाइप्स ऑफ कूलिंग अ लार्ज मास, बाकी की सारा सेम पढ़ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, हर जगह यूनिफॉर्म तो है नहीं, तकरीबन वर्ल्ड में 97.5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है। मगर लैंड जो है वो बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, समुद्रों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, समुद्रों में सबसे ज़्यादा होती है, मगर लैंड पर इतनी नहीं होती है, ठीक है। अब डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
अब इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कौन करता है? कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, और विंड की जो बेल्ट्स होती हैं, यानी विंड कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है, ठंडी हवा कहाँ ब्लो कर रही है, वार्म हवा कहाँ ब्लो कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, किसको? प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारी वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में। जैसे कि रीजनल वेरिएशन, जहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो वो हैवी रीजन वाला है, रीजन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगी वो 2 सेंटीमीटर से जो तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और रीजन्स ऑफ मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर मॉडरेट प्रेसिपिटेशन होता है उसमें जो ये साइज होता है। ठीक है, रीजन्स ऑफ लेस प्रेसिपिटेशन और रीजन्स ऑफ स्कैंटी प्रेसिपिटेशन। स्कैंटी मतलब जहाँ पर जो है ना लीवर्ड साइड, माउंटेन का लीवर्ड साइड, ये वाला माउंटेन का लीवर्ड साइड वहाँ पर तो होती नहीं, जैसे कि हमारा थार मरुस्थल, ठीक है, और सहारा। ठीक है, सहारा में भी देखिए, सहारा मरुस्थल जो है ना उसके आसपास जो है कोल्ड करंट हमें देखने के लिए मिलती है, और कोल्ड करंट हवा, उनमें हवा में पानी नहीं रहता। कोल्ड करंट की जितने भी होती है ना उनमें हवा में, जहाँ वहाँ पर मतलब कोल्ड हवा जो बहती है ना उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, वो ठंडी हवा रहती है, मॉइस्चर लेडन नहीं होती। जब भी इक्वेटोरियल से हवा बहेगी, इक्वेटोरियल रीजन से, इक्वेटोरियल वेट बोलते हैं, ठीक है, उसमें पानी जरूर रहेगा। ठीक है, वहीं पर अगर पोलर से कोई हवा बह रही है ना, पोलर रीजन से, तो वो ठंडी तो होगी मगर उसमें पानी नहीं रहेगा। जब हम देखते हैं ना वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप के जब हमने वो पढ़ा था क्या नाम है, करंट के बारे में, ओशन करंट के बारे में, तो हमने देखा था कि जो कैनरी करंट है वो कोल्ड करंट है, जो अफ्रीकन, वेस्टर्न अफ्रीकन के जो कोस्ट है वहाँ पर बहती है, और वो बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं होता। इसलिए हमें जो है ना वेस्टर्न जो सहारा मरुस्थल देखने के लिए मिलता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है इतनी बारिश नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे कि अमेजोन वाला फॉरेस्ट, अमेजोन वाला रीजन जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, और ये वाला रीजन हमारे इंडिया वाला, ठीक है, और जो अराकान नियोमा वाला, म्यांमार वाला रीजन भी है। ठीक है, और बाकी के ये जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो ये वाला रीजन भी है। ठीक है, और कौन से हैं बाकी आप देख सकते हैं, 200, 100, 200, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है, चले आगे, चलिए, ये कुछ रीज़न है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको यही बता रखा है कि देखिए यहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, तो यहाँ पर जो है ना अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्राज़ील है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी होती रहती है। ठीक है, अब ये मैप हमें कहीं ना कहीं शो करता है कि जो प्रेसिपिटेशन होता है ना इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा वाला इक्वेटोरियल रीजन? ये वाला इक्वेटोरियल रीजन है, ये वाला। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन यही है। ठीक है, अब जो प्रेसिपिटेशन होता है ना वो कोस्टल रीजन में ज़्यादा होता है, और लीवर्ड साइड में कहीं ना कहीं देखिए हमारा एक चीज़ देखिए, एक कहाँ गया वो मैप, डाला तो होता मैंने, ये देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट में इधर की साइड तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये तो हमारा विंडवर्ड साइड हो गया। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हम जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद का एरिया कहीं ना कहीं स्कैंटी एरिया बन जाता है, जहाँ पर रेनफॉल जो है ना के बराबर ही होती है। ठीक है, देखिए 20 से 40 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। वहीं पर आप देखिए इस वाले एरिया को बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज़ बता रखी है कि जो हैवी रेनफॉल होती है ना वो कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन में ही देखने के लिए मिलती है, और कहीं ना कहीं जो जब रेनफॉल डिक्रीज होती है ना वो माउंटेन के दूसरी तरफ डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, जिसे हम लीवर्ड साइड बोल देते हैं। ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज होते हैं, जो ट्रॉपिकल लैंड्स हैं, वहाँ पर जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज होते हैं और टेम्परेट लैंड में वहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन होती है। ये कहाँ की बात कर रहा है? वो यहाँ की बात कर रहा है। ये जो वेस्टर्न एरियाज हैं यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंटल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फ्रंट रेनफॉल होती है। ठीक है, ये वाले रीजन में देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं ना, लंदन में रहते हैं, तो आप एक बार को घर से कपड़े पहनना भूल जाइए, कुछ भी भूल जाइए, मगर छाता लेना कभी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेन किस वक्त कब हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से हवा चलती है ना, इस वाले रीजन से जब ये हवा चलती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जब ये वेस्टर्लीज का रूप लेती है यहाँ पर जाकर, तो ये मॉइस्चर लेडन होती है। ठीक है, जब ये पोलर एयर से टकराती है ना तो एक फ्रंट फॉर्म होता है, और यहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटी भी चालू हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वार्म एयर तो यूँ जा रही है ना, वेस्टर्लीज तो यूँ जा रही हैं और ये यूँ जा रही हैं, पोलर एयर यूँ आ रही है, तो एक तरीके से ये यूँ मुड़ जाएगी और ये यूँ मुड़ जाएगी, तो एक तरीके से चक्रवात बन जाते हैं। और हमें टेम्परेट रीजन में इसलिए ही हमें साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, और फ्रंटल रेनफॉल भी। ठीक है, और साइक्लोनिक रेनफॉल भी हमें देखने के लिए मिलती है, और यही है वेस्टर्न वाला एरिया जहाँ पर टेम्परेट रीजन में जहाँ पर रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये वाले एरियाज़। ठीक है, यहाँ पर जितने भी होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? चलें आगे, चलिए
यही बता रखा है यहाँ पर। और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ट्रॉपिकल लैंड का, ये ईस्टर्न साइड में आपको ज़्यादातर रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी, ये वाला, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसको जो है ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। दोनों जो विंड होती है ना सिस्टम, दोनों एक जगह आकर कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है। और यहाँ पर जो है ना जो हीटिंग भी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जब इवेपोरेशन होता है तो ऑब्वियसली रेनफॉल होना लाजमी है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन जो होती है, प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी हैवी ऑन विंडवर्ड साइड, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कोस्टल एरियाज एडजेसेंट टू कोल्ड करंट्स आर ड्रायर, ठीक है। कोस्टल एरियाज, यहाँ पर कैनरी करंट बहती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं ये ड्राई रहते हैं, ये ड्राई रहते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट बहती है वो कोल्ड बहती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। कभी कभी ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पर भी कोल्ड करंट बहती है, ठीक है, यहाँ पर कोल्ड करंट बहती है। मगर जब कभी भी सदर्न ऑस्किलेशन वाला और जो एल नीनो ला नीना होता है, अगर आपके क्लाइमेटोलॉजी में दिए होंगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा एल नीनो ला नीना क्या होता है, ठीक है, और सदर्न ऑस्किलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं रेनफॉल जो है ना इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड एंड द पोलर रीजन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पर इस समय पर ये इक्वेटोरियल वाला रीजन है, यहाँ पर ये वेस्टर्न मार्जिन है, बहुत कम रेन यहाँ पर रिसीव होती है, ठीक है, बहुत कम रेन यहाँ पर रिसीव होती है। वेयर एज यहाँ पर पोलर की बात करें, पोलर में भी कहीं ना कहीं बहुत कम रेन रिसीव होती है पोलर रीजन में, ठीक है। मगर वहीं पर वेस्टर्न मार्जिन है ये इक्वेटोरियल रीजन का, यहाँ पर यही बता रहा है कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल लैंड एंड पोलर रीजन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राई विंड फ्लो करती हैं, ठीक है, कोल्ड विंड, ठीक है। जब आप आपको मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है रेन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी आप पेशेंस बना कर रखिए, ठीक है। सीजनल वेरिएशन भी होती हैं, देखिए गर्मियों में जो बारिश है वो ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। मगर वहीं पर गर्मियों में जो है ना, जो थार डेजर्ट और मरुस्थल जैसे रीजन है ना, वहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। मगर जब कहना ये है कि सीजन वेरिएशन में जब समर में बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्यों नहीं होती है, देखिए कुछ काफ़ी सारे रीजंस हैं कि वहाँ पर जो ना विंड जो है फ्लो नहीं कर पाती हैं, कोल्ड उनकी जो करंट है, यानी उनके जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर ड्राई करंट कोल्ड करंट फ्लो करती है, ठीक है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है, ठीक है। सीजनल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस करती हैं प्रेसिपिटेशन को। तो इसलिए ये इसमें यही कहा गया है कि उन एरियाज़ में क्यों नहीं पड़ते हैं जो अरिड, सेमी अरिड और सब ह्यूमिड रीजन वाले एरियाज़ हैं, उनमें हमें स्कैंटी रीजन क्यों नहीं देखने के लिए मिलता, मतलब उसमें प्रेसिपिटेशन देखने के लिए क्यों नहीं मिलती हैं। एक चीज़ ये कि आपने देखा कि जो अगर माउंटेन खड़े हैं तो अगर हवा यहाँ से जा रही है और ये मॉइस्चर लेडन हवा है, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर पाया जाता है, अगर बीच में माउंटेन आ गए तो यहीं पर अपने सारी बारिश गिरा देगी, तो उसके बाद तो वहाँ पर पीछे तो कुछ नहीं गिरेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना मरुस्थल जैसा रीजन रह जाता है। अब आपने देखा होगा कि थार डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट में जो मेडिटेरेनियन सी जो है, वहाँ से जितना भी पानी आता है हवा के द्वारा पानी जितना भी लेकर आया जाता है ना, वो यहाँ पर हिंदुकुश पर्वतमाला पड़ जाती है, ठीक है। तो वो यहीं पर सारे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यहाँ पर गिर जाता है, ठीक है। या फिर आते आते सारे पानी जो है सूख जाता है, ऐसा भी होता है। या फिर कोई कोल्ड करंट जो है ना वहाँ से बहती है, वो पानी तो कैरी करेगी नहीं फिर, ठीक है, मॉइस्चर लेडन तो होगा नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो नहीं पाती है। मगर फिर भी यहाँ पर हमें जो है 25 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब जो क्या है साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून यूँ, तो यहाँ पर हवाओं को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। जब यहाँ तक हवा पहुँचती है ना इस वाले रीजन तक, तो उनमें जो है ना पानी की कमी रह जाती है, पानी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है ज़्यादा। ऐसे ही इस वाले रीजन में भी होता है। ये वाला रीजन जो है जब हवा जो है वो दोनों कन्वर्ज हो रही है, तो ये वाला इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब ये वाली विंड जो है, जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है मूव करती है इधर की साइड मूव करती हैं, तो उधर से भी तो हवा कुछ आ रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जोन ऑफ ड्राई जोन क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है जब वो मुड़ती हैं, तो जब वो पहले ही अपना सारा मॉइस्चर जो है यहाँ से ड्राई कर चुकी हैं, यहाँ पर डाल चुकी हैं, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कर चुकी हैं, तो वो जब इस एरिया से बहेंगे तो उनमें प्रेसिपिटेशन यानी पानी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मगर जब भी जो करंट है,
जब भी जो करंट साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं, जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं और वो इधर की साइड बहती हैं, तो वो पानी से होकर जा रही हैं, पानी से होकर जा रही हैं, ठीक है। अब ये पानी से होकर जा रही है तो यहाँ पर देखिए पानी से होकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना बारिश करा दी, ठीक है, और यहाँ पर बारिश करा दी और यहाँ पर बारिश करा दी, ठीक है। मगर यहाँ पर बारिश नहीं होती है, खाली टेम्परेट वाली रीजन में ही बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर दो करंट मिलती हैं आपस में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए हमेशा हमें थार डेजर्ट वगैरह में जो है जो प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलती है, और ये थार डेजर्ट परसिस्ट है। अगर थार डेजर्ट में कभी भी खेत वेत उग गए ना और ये हरियाली हो गई, तो ये जितने भी सारे रीजन है ना, जितने भी हरे हरे वो सब रेगिस्तान बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए कुदरत ने अपने आप को संभाल रखा है, इसलिए आप जो ना ज़्यादा उसमें उंगली नहीं करें हम, इसलिए ठीक है, ठीक है। जो है जैसा है अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं वेस्टर्न, द इक्वेटोरियल रीजन एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड रिसीव प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अबाउट 2% ऑफ द लैंड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव प्रेसिपिटेशन ओनली इन विंटर। 2% लैंड एरिया का जो 2% एरिया है वो विंटर में रेन रिसीव करता है, जैसे कि तमिलनाडु वाला रीजन, ठीक है, तमिलनाडु वाला रीजन। दीज इंक्लूड मेडिटेरियन रीजन्स, ठीक है, मेडिटेरियन वाला रीजन ये वाला रीजन है, ठीक है, जिसमें सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून विंड्स होती हैं, वो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोरमंडल कोस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। आप मुझे जो है ना कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट बताइए नीचे कहाँ पर होती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स को वो टच करती है, ठीक है। कोरमंडल कोस्ट तो मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पर ये वाली कोरमंडल कोस्ट है, ये वाली कोरमंडल कोस्ट है, ठीक है। इस वाले रीजन में बारिश होती है, ठीक है, कब, जब रिट्रीटिंग मानसून होते हैं, ठीक है, यानी सर्दियों में, ठीक है। दीज रीजन्स डू नॉट गेट प्रेसिपिटेशन इन समर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको समझाई दी ऑलरेडी। ये इंडिया का है चार्ट कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कितनी रेनफॉल रिसीव होती है। एक बार निहार लीजिए, घूर लीजिए अच्छे से, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिसीव प्रेसिपिटेशन ओनली इन समर। जो जिन्होंने विंटर में रेनफॉल रिसीव कर ली उनको समर में नहीं मिलेगी। यही चीज़ है कि जिसने लंच में खा लिया वो छुट्टी में नहीं खाएगा, जो छुट्टी में खा लेगा वो लंच में नहीं खाएगा, ठीक है। अब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को, वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर सप्लाई, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, कितना मॉइस्चर कहाँ पर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं कि बारिश जो है कहाँ पर किस तरीके की होने वाली है, कितने परसेंट होने वाली है, कहाँ कैसी होने वाली है, मूसलाधार या फिर स्पार्सली लोकेटेड बारिश रहने वाली है, ठीक है। विंड की डायरेक्शन और बेल्ट जो होती हैं ट्रेड विंड्स की और वेस्टर्ली विंड्स की, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती हैं कि विंड बारिश कहाँ कैसी होगी, ठीक है। विंड ब्लोइंग जो भी लोअर लैटिट्यूड से, यानी जो इक्वेटोरियल वाला रीजन होते हैं वहाँ से अगर विंड चलनी चालू करेंगे पोलर रीजन की तरफ, तो बारिश जो ना थ्रू आउट होती रहेगी रीजन जहाँ जहाँ पर वो ट्रैवल करेंगे। मगर वहीं पर अगर पोलर रीजन से कोई विंड जो है वो इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आ रही है, तो वो उसमें क्या पानी होगा हवा में? बिल्कुल नहीं होगा, तो वो इतना बारिश भी नहीं करवा पाएगी, ठीक है। चले आगे चलिए, ओशन करंट्स भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। प्रेजेंस ऑफ माउंटेन अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। और प्रेजेंस ऑफ माउंटेन अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ विंड, और ये तो सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। ये मैंने आपको समझा ही दिया है, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन जो भी है, ठीक है। तो ये थी पूरी क्लास आपकी, चैप्टर 12 ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बाकी की जो मैंने कहा है आपसे वो मैं कर दूंगा, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपके पास काफ़ी सारे जो मीडियम्स हैं वो उपलब्ध हैं, ताकि आप मुझसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर सकें, पूछ सकें, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।